हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में थर्मोडायनामिक्स शुरू किया था, ऊष्मागतिकी हमने पढ़ना शुरू किया था। ऊष्मागतिकी का काफ़ी कुछ हमने देख भी लिया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में उससे आगे पढ़ते हैं। हम प्रक्रम की बात कर रहे थे, प्रोसेस की बात कर रहे थे। हमने 4 प्रकार के प्रोसेस देखे थे। आज हम उन प्रोसेस में वर्क देखेंगे, कार्य क्या होगा। उन प्रोसेस को ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसके अकॉर्डिंग उनको समझेंगे। नेक्स्ट हम आज कार्नो इंजन, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर पढ़ने वाले हैं, जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रक्रम पढ़ा था लास्ट टाइम। प्रक्रम क्या होता है? समदाबीय, समायतनिक, समतापीय, रुद्धोष्म प्रक्रम, ये हमने देखे थे। आज के वीडियो में हम इन्हीं पर कार्य पढ़ेंगे कि इन प्रक्रम, अगर मान लो इनमें से कोई प्रोसेस हो रहा है तो कार्य कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि अपने लास्ट क्लास में कार्य भी पढ़ लिया था। अब ये समझने से पहले आप लोगों को एक स्थिति समझनी पड़ेगी। सबसे पहले वो है आदर्श गैस क्या होती है। यह हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आइडल गैस किसे बोलते हैं वो मैंने समझा दिया था। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो एक बार लास्ट क्लास को ज़रूर देखना, जो अपनी पिछली थर्मोडायनामिक्स से फर्स्ट क्लास है उसमें इसको समझ लिया था। अगर हम आदर्श गैस के समीकरण की बात करें तो आप लोगों को पता है आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर nRT। ठीक है, इसमें P प्रेशर है, दाब है, V आयतन वॉल्यूम है, N मोल्स है। गैस के कितने मोल हमने लिए हैं? मोल है पदार्थ की मात्रा है, ये गैस की मात्रा है। R जो है वो गैस कांस्टेंट है और T जो है T टेम्परेचर है। यहां पर R कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान आप लोगों को पता होगा। R जो है इस कांस्टेंट का मान आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो लिख लेना। ये 8.314 जूल बटे मोल केल्विन। ठीक है, ये इसका मात्रक है। मात्रक ध्यान रखना, मान ध्यान रखना R का। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, इसका हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विभिन्न प्रक्रमों में कार्य। कई प्रकार के प्रक्रम हम देखेंगे जिनमें कार्य की गणना हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम स्टार्ट कर लेते हैं समायतनिक प्रक्रम। पहले से शुरू कर देते हैं समआयतनिक प्रक्रम से शुरू कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समायतनिक प्रक्रम यानी हो गया ये आइसोचोरिक प्रोसेस हो गया, या इसे आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोसेस है। इसके अंदर कार्य की गणना कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझना। जैसे हमने जो पिछली क्लास में कार्य का एक सूत्र निकाला था, कार्य ज्ञात किया था dW बराबर PdV, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, मान लो एक गैस सिलेंडर है अपने पास। ठीक है, गैस सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर हमने कितनी गैस भरी है? N मोल गैस के भरे हैं। ठीक है, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, जितनी भी हैं गैस के भरे हैं। अब N कांस्टेंट रहेगा, इसको हम बदलेंगे नहीं। यहां पर इस समय दाब है P1 और आयतन कितना है? V1। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, ये फर्स्ट कंडीशन है, स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इस सिलेंडर में ऊष्मा का स्थानांतरण किया, इसको ऊष्मा दी हमने। कितनी ऊष्मा दी? dQ ऊष्मा इसको हमने स्थानांतरित की है। आया समझ में इतना? जब हमने इसको ऊष्मा स्थानांतरित की, गैस की ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण इसके ऊष्मा गतिकीय चर कौन कौन से? P प्रेशर हो गया, ये आयतन हो गया, टेम्परेचर मानो तो T1 मान लो, प्रारंभिक टेम्परेचर T1 हो गया। अब देखो अंत में क्या होगा। तो यहां पर अपने ने प्रोसेस कौन सा चलाया है? समआयतनिक। देखो आयतन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समायतनिक प्रक्रम हमने चलाया है। अगर समायतनिक प्रक्रम चला है तो इसका मतलब जो ऊष्मा गतिकीय चर है, जो वेरिएबल्स हैं, ये बदल के कितने हो जाएंगे बताओ?
ठीक है, प्रारंभ में ये हो गया, मान लो अंत में दाब जो है वो हो गया P2। बताओ आयतन में कोई परिवर्तन आएगा क्या? आयतन तो उतना का उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा उतना का उतना? स्टूडेंट्स ध्यान रखो, हमने प्रक्रम कौन सा चलाया है? समायतनिक प्रक्रम चलाया। तो समायतनिक प्रक्रम है यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेम्परेचर जरूर बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। आया समझ में? यानी कि देखो आप लोग है आसानी से समझो इसको, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। एक हमने सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर में गैस भरी, कितनी गैस भरी? n मोल हमने गैस के भर दिए, कोई भी 2 3 4 5 कितने भी मोल गैस के भर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई प्रोसेस चला रहे हैं, प्रोसेस चलाने के लिए हम इसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं। ऊष्मा ऊर्जा कितनी? dq, इसको ऊष्मा ऊर्जा हमने दी है इसको, जिससे क्या हुआ है, गैस के अंदर के वेरिएबल्स जो है वो चेंज होने लगे, मतलब इसका प्रेशर टेम्परेचर ये बदलने लग गया। अब देखो ये टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम जो थे वो प्रारंभ में कितने थे? P1 V1 T1। P1 प्रेशर था, V1 वॉल्यूम था, T1 इसका टेम्परेचर था। ऊष्मा ऊर्जा देने के बाद में प्रेशर चेंज हो गया P2। आयतन चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रोसेस कौन सा चलाया? समायतनिक प्रक्रम चलाया, टेम्परेचर बदल गया। अब इस दौरान कार्य कितना हुआ है वो हम ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, अगर मैं कार्य ज्ञात करूं तो कार्य ज्ञात करने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। ये यहीं पे देख सकते हैं, देखो dv किसको दर्शा रहा है? dv दर्शा रहा है, dv किसको डिनोट कर रहा है? ये चेंज इन वॉल्यूम है। dv क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन है। बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? dv बराबर 0। क्यों स्टूडेंट्स? वो इसलिए क्योंकि ये dv दर्शाता है आयतन में परिवर्तन, और यहां पर आयतन में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रक्रम अपना कौन सा था? समायतनिक प्रक्रम। इसका मतलब dw बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अरे dv यहां 0 रखूंगा तो dw कितना होगा? 0। तो ध्यान रखना कि समायतनिक प्रक्रम में कार्य जो है निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। न तो निकाय पर हम कार्य करते हैं, न निकाय खुद कार्य करता है। आया समझ में? तो समायतनिक प्रक्रम में कार्य क्या होगा? 0 होगा। स्टूडेंट्स उसके आगे आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है कि ये प्रक्रम जो होता है समायतनिक प्रक्रम, इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? dq बराबर du प्लस dw। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था। अब देखो समायतनिक प्रक्रम है तो समायतनिक प्रक्रम में कार्य तो कितना हो गया? 0, यानी ये वाला पद तो कितना हो गया? 0, यानी क्या बच गया? dq बराबर du, केवल ये बच गया। इसका मतलब ये नियम क्या कह रहा है कि अगर कहीं पे समायतनिक प्रक्रम चल रहा है, आयतन में चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में निकाय को दी गई ऊष्मा ऊर्जा, जो ऊष्मा ऊर्जा हम दे रहे हैं dq, ऊष्मा ऊर्जा है वो केवल किस में चेंज होती है? आंतरिक ऊर्जा। याद करो अपन ने कल ही पढ़ा था du आंतरिक ऊर्जा। यानी इस निकाय को ऊष्मा ऊर्जा दी हमने, ऊष्मा ऊर्जा दी तो नियम के अकॉर्डिंग, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग दी गई ऊष्मा ऊर्जा केवल किस में बदलेगी? आंतरिक ऊर्जा में बदलेगी। कार्य में कोई रूपांतरण नहीं होगा क्योंकि कार्य क्या होता है इसमें? 0। ऐसा समझ में इतना? देखो अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, अपन जैसे जैसे आगे के प्रोसेस देखते जाएंगे। नेक्स्ट देखो दूसरा अपन प्रक्रम देखते हैं, दूसरी प्रोसेस देखते हैं। जैसे मान लो समदाबीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, ये आप लोगों को समझना जरूरी है क्योंकि इन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनेगा वो कार्य से बनेगा, लेकिन इसमें तो कार्य 0 होता है। लेकिन आप लोगों को ये पूछ लेगा कि किस प्रक्रम में कार्य 0 होता है, क्यों 0 होता है, ये सब तो आप लोगों को थ्योरी आनी चाहिए। तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। मैंने जैसे इसके लिए जो पॉइंट बोला वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। वीडियो को पॉज करो, आसानी से लिख लो क्या कि ये क्या बता रहा है कि ये देखो कार्य तो 0 हो गया। dq क्या है यहाँ पे बताओ? dq हमने जो ऊष्मा ऊर्जा दी वो है क्या? तो जितनी ऊष्मा ऊर्जा देंगे वो किसके बराबर है? आंतरिक ऊर्जा के बराबर। इसका मतलब हमने जो भी ऊष्मा ऊर्जा दी वो ऊष्मा ऊर्जा किस में जाके बदल गई? आंतरिक ऊर्जा। इसलिए इस गैस की क्या चेंज हो गई? आंतरिक ऊर्जा बदल गई। और याद करो
आंतरिक ऊर्जा कब बदलती है? जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो एक्चुअल में यहाँ टेम्परेचर भी तो बदल रहा है, तो टेम्परेचर अगर बदल रहा है तो आंतरिक ऊर्जा बदल रही है, सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट देखो, समदाबीय प्रक्रम क्या है? समदाबीय प्रक्रम कह दो या इसे आइसोबैरिक प्रोसेस बोल दो। इसमें क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समदाबीय प्रक्रम यानी दाब कांस्टेंट रहेगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ ये वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? अगर स्टार्टिंग में P1 V1 T1 है तो बताओ दाब में कोई चेंज आया क्या? दाब जो है वो P1 से P1 ही रह गया। क्यों? क्योंकि अपना प्रक्रम कौन सा है? समदाबीय प्रक्रम है। ये दोनों बदल जाएंगे, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया? T2। तो देखो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा अभी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस प्रक्रम में, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जरूर आएगा। वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, देखो यहां पर वॉल्यूम में चेंज, यहां तो जीरो था इसलिए कार्य जीरो हो गया था, तो यहां तो वॉल्यूम में चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ तो यहां पर क्या होगा? कार्य भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो वही कार्य ज्ञात करते हैं हम। देखो कार्य dw बराबर pdv, कल अपन ने पढ़ा था ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पर dv चेंज इन वॉल्यूम, बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे? अंतिम कार्य, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, ऐसे ही ज्ञात करेंगे। या फिर आप लोग ऐसे नहीं तो अब समाकलन की विधि से हल कर लेते हैं कि इधर मैं लिख देता हूं dw, मान लो कार्य 0 से होके w तक हो रहा है, और इधर pdv वॉल्यूम में परिवर्तन जो हो रहा है वो v1 से लेके v2 तक हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर इसका समाकलन इंटीग्रेशन w हो जाएगा बराबर, इधर बन जाएगा p कांस्टेंट। p कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रक्रम क्या है? समदाबीय है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दाब में परिवर्तन नहीं हो रहा तो p कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इधर समाकलन होके क्या बन जाएगा? v2 माइनस v1। तो बताओ ये कार्य आ गया कौन से प्रक्रम में? समदाबीय प्रक्रम में। आप लोगों को ये लिख के रखना है, इन पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो हमने कार्य देख लिया। अब इस प्रक्रम के अकॉर्डिंग जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहता है? तो देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? dq बराबर du प्लस dw। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो मैंने पहले ही आइडिया आप लोगों को दे दिया था कि जब हम इस निकाय को ऊष्मा ऊर्जा देंगे और अगर यहाँ पर समदाबीय प्रक्रम चल रहा है, समदाबीय प्रक्रम चल रहा है तो समदाबीय प्रक्रम में कार्य भी होगा। जो कार्य हमने ज्ञात किया नहीं, इसमें कार्य भी हो रहा है। देखो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा जो इसकी इंटरनल एनर्जी है गैस की, उसमें भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो चेंज इन हीट जो अपन ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं उसके कारण जो भी ऊष्मा ऊर्जा में चेंज आया वो किसमें बदलाव किया? उसने आंतरिक ऊर्जा में और कार्य में। ठीक है, तो समदाबीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम ऊष्मा ऊर्जा देंगे तो कुछ ऊष्मा ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, कुछ ऊष्मा ऊर्जा का हमें क्या मिल जाता है? कार्य मिल जाता है। आया समझ में इतना? मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसे दूसरा प्रक्रम समदाबीय प्रक्रम हुआ, वैसे ही एक और प्रक्रम हम देख लेते हैं। तीसरा प्रक्रम अपन देख लेते हैं। तीसरा कौन सा बच गया? एक समतापीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है स्टूडेंट्स? समतापीय प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम यानी जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। समतापीय प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं इसे। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये नहीं लिखा तो लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। हम इधर या एक बार थोड़ा लिख देता हूं इधर, आप लोग इसको लिख लेना। देखो समतापीय प्रक्रम कैसे हल करेंगे? तो सिंपल कार्य का वही फॉर्मूला है अपने पास, dw बराबर pdv। अब समतापीय प्रक्रम है तो क्या हो रहा होगा? मान लो ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं, वही n मोल गैस है, प्रारंभिक प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। जैसे ही ऊष्मा ऊर्जा दी इनमें परिवर्तन हुआ। किस किस में परिवर्तन होगा? देखो P1 जो है ये बदल के P2 हो जाएगा,
V1 जो है वो V2 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा टेम्परेचर में कोई चेंज? क्योंकि हमने प्रक्रम कौन सा चलाया है स्टूडेंट्स? समतापीय आइसोथर्मल प्रोसेस चलाया है इसमें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर कार्य क्या होगा, वो कार्य हमें निकालना है। अब अपने पास समस्या क्या आ गई कि यहां पर P ये भी वेरिएबल है और V जो है वॉल्यूम वो भी वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल हो गए तो यहां पर कार्य निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे हल करेंगे इसको? तो हम उपयोग करते हैं किसका? इस आदर्श गैस समीकरण का, आइडल गैस जो इक्वेशन है उसका उपयोग करते हैं। तो देखो ये क्या है, PV बराबर nRT। मैं V को इधर ले लेता हूं। अपने पास क्या है? अपने पास है, इधर देखो, PV बराबर क्या है? nRT। तो बताओ P का मान क्या आएगा? V को इधर ले लेता हूं मैं, तो nRT अपॉन V। आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? ये P का जो मान है, देखो P वेरिएबल था, ये बदल रहा था, तो मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। P की जगह पर मैं ये P का मान रख लेता हूं, तो क्या बन जाएगा ये? dW बराबर P की जगह क्या रखूं? nRT अपॉन V dV। ठीक है, अब देखो, अब ये आसानी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम वेरिएबल है, तो एक पद अपने पास वेरिएबल हो गया, एक पद जो परिवर्तित हो रहा है वो हो गया। n कांस्टेंट, गैस की, इसके अंदर गैस की मात्रा को नहीं बदल रहे। r वैसे कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। T समतापीय प्रक्रम चल रहा है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट है, तो जब हम समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो कुल कार्य निकालने के लिए मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं 0 से W तक, और इधर भी nRT अपॉन V dV। अब बताओ स्टूडेंट्स, यहां पर तो बन गया W, nRT कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया। अब बताओ 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसका? 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता है क्या होता है? log V होता है। क्या होता है? log V। और ये जो log है वो E बेस का आता है। आया स्टूडेंट समझ में? तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, किसका? 1 अपॉन V का। nRT कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब यहां पर लिमिट देखनी पड़ेगी, तो लिमिट किसकी आएगी? वॉल्यूम की आएगी, आयतन की आएगी। तो आयतन देखो कहां से कहां तक बदल रहा है? V1 से V2 तक। तो लिमिट इसकी होगी V1 से V2। यहां पर लिखूंगा V1 से V2। तो W बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स? nRT log E बेस। यहां पर V की जगह पर अपर लिमिट रखूंगा V2 माइनस log E बेस V1। ऐसे लिख सकते हैं हम। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को डेरिवेशन देखना है, देखो ये छोटे डेरिवेशन थे इसलिए मैं करवा रहा हूं। बड़े डेरिवेशन तो मैं ही मना कर देता हूं कि बड़े डेरिवेशन आप लोगों को फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो छोटे डेरिवेशन है इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद रखना ही है इसमें। तो W बराबर क्या हो गया? nRT। बताओ ये log के प्रॉपर्टी से क्या बन जाएगा? log E बेस V2 अपॉन V1। ठीक है, तो ये इसमें कार्य होता है। कैसे बनाए? आप लोगों को पता है कि log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n होता है, फॉर्मूला है log का। ठीक है, log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, फॉर्मूला है ये log का। तो बस वही अपने यहाँ पर लगाए, log V2 माइनस log V1 क्या हो जाएगा? log V2 अपॉन V1। ठीक है, ऐसे कार्य निकाल लेंगे हम। स्टूडेंट्स, आया समझ में इतना? अगर आप लोग देखना चाहो कि ये तो V वॉल्यूम के पदों में है, वॉल्यूम वेरिएबल है उसके पदों में, लेकिन यहाँ पर दाब भी तो वेरिएबल है। ठीक है, दाब प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है, तो आप लोग इसको प्रेशर के पदों में भी हल कर सकते हो। प्रेशर के पदों में कैसे हल करोगे? प्रेशर के पदों में भी हल कर सकते हो, यहाँ पर V1 V2 को रिप्लेस करके अपन हल कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। ठीक है, लिख के रखना उसको। तो इसी के लिए कार्य का एक और फॉर्मूला है जो मैं इधर लिख देता हूँ। क्या आएगा? W बराबर nRT log E बेस P1 अपॉन P2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों कार्य के दोनों सूत्र जो हैं वो समतापीय प्रक्रम में, इसका भी डेरिवेशन है। आप लोगों को फॉर्मूले से मतलब है, वैसे तो मैंने प्रोसेस समझा दिया कि कार्य कैसे निकलता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब देखो आगे,
ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी देख लेते हैं कि इस प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, कौन से प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम में। यही लिख देता हूं, देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, dq बराबर du प्लस dw। अब मुझे ये बताओ समतापीय कैसा प्रक्रम चल रहा है, समतापीय, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो बताओ इनमें से कौन सी राशि में कोई चेंज नहीं आएगा। अरे अभी मैंने कहा कि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, गैस की इंटरनल एनर्जी। जो गैस की इंटरनल एनर्जी है, गैस की आंतरिक ऊर्जा है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कल की क्लास में अपन ने अच्छे से काफी बार डिस्कस किया था इसको। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो बताओ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा क्या, आंतरिक ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब du का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो du 0 हो गया। क्यों 0 हुआ, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो dq बराबर बताओ क्या हुआ, dw। तो आप लोग बताओ ऐसा नहीं कह सकते क्या कि समतापीय प्रक्रम में जो भी हम निकाय को ऊष्मा ऊर्जा देंगे वो सारी की सारी ऊष्मा किस में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। हमने 10 जूल ऊर्जा दी, 10 जूल ही किस में बदल गया, कार्य में बदल गया। आया समझ में। हमने मान लो गैस को ऊष्मा ऊर्जा दी, प्रक्रम चला रहे हैं अपन समतापीय प्रक्रम, और हम गैस को 10 जूल या 20 जूल ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो 20 जूल ऊर्जा है वो सारी की सारी कार्य में चेंज होगी। ठीक है ना। अब आइडल प्रोसेस है, वैसे एक्चुअल में वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ऊष्मा ऊर्जा की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हानि हो जाती है, लेकिन अपन आइडल प्रोसेस लेके चल रहे हैं जिसमें ऊष्मा ऊर्जा की कोई हानि नहीं हो रही, केवल ऊर्जा जो है वो किस में बदल रही है, कार्य में। कौन से प्रक्रम में, समतापीय प्रक्रम। अब स्टूडेंट्स कार्य की गणना के लिए एक प्रक्रम और रह गया है, वो भी देखते हैं। तो चौथा प्रोसेस हो गया अपना रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम कह दो या इसे एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो क्या होता है, तो यही समझते हैं इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे मान लो एक निकाय है, एनमोल गैस है, इसके अंदर हम dq ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो एक अलग बात है, एक बार के लिए मान लो। अब प्रक्रम चल रहा है कौन सा, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम है तो बताओ रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या देखा था, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा ऊर्जा का परिवेश और निकाय के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, यानी इसको हम ऊष्मा ऊर्जा नहीं दे सकते। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि रुद्धोष्म एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है उनके बीच में जो हीट है, ऊष्मा है, उसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा, कोई आदान प्रदान नहीं होगा। यानी ऊष्मा ऊर्जा न तो हम इसको दे सकते हैं, न ही इधर से ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकल सकती है, यानी dq का मान क्या हो गया, 0। इसमें इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है और प्रेशर भी चेंज होता है। तो तीनों राशियां बदलती है, केवल क्या नहीं बदलता, ऊष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता इसमें। अब देखो ये तो हो गया रुद्धोष्म प्रक्रम। अब बताओ रुद्धोष्म प्रक्रम ये हो गया, तो बताओ कार्य क्या हो जाएगा। कार्य, इसके डेरिवेशन थोड़े लेंथी है, इसके डेरिवेशन थोड़े लेंथी है, तो आप लोग इनको थोड़ा डायरेक्ट लिख लेना। कार्य देखो क्या होता है, 1/γ-1 P1V1 माइनस P2V2। ठीक है, P1V1 माइनस P2V2। एक और इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को लिख के रखना है। गामा क्या है ये भी मैं बताऊंगा। देखो ये वाला तो चेंज किस में हो रहा है, P, V और T तीनों में हो रहा है, तो P और V के पदों में हो गया। ये तो एक T के पदों में भी आता है कार्य की गणना, ये आता है NR अपॉन γ-1, इधर लिखेंगे अपन T1 माइनस T2। तो एक जो कार्य का सूत्र है ये भी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आता है।
स्टूडेंट्स आया समझ में इतना? अब देखो इसी को अपन समझते हैं, देखो इनके डेरिवेशन आप लोगों को नहीं लिखने हैं, डेरिवेशन फॉर्मूले आप लोगों को लिख लेना। डेरिवेशन इनके थोड़े लेंथी थे, छोटे डेरिवेशन मैंने वैसे ही समझा दिया आप लोगों को। डेरिवेशन इसका लेंथी है तो आप लोग उसको अवॉइड करो, डेरिवेशन को आप लोग डायरेक्ट कार्य से ध्यान रखो, क्योंकि अपने को क्वेश्चन इसी पे करना है। अब स्टूडेंट्स देखो ये तो कार्य के सूत्र हो गए। रुद्धोष्म प्रक्रम आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है, इसमें क्या हो रहा है, किस चीज में परिवर्तन नहीं होता। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, तो उसमें देखो बहुत आसान है, डी क्यू बराबर क्या है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। अब हमें बताओ इसमें से किसको जीरो करें। मैंने कहा कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी डी क्यू का मान क्या है, जीरो, तो इसमें डी क्यू को जीरो कर लेंगे अपन। डी क्यू को जीरो किया तो बताओ क्या बन गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डब्ल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो डी डब्ल्यू किसका बनेगा, माइनस का, और ये हो जाएगा डी यू। या तो ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, बताओ दोनों चीज संभव है क्या? ठीक है, अगर मैं डी डब्ल्यू को इधर लेके जाऊं तो डी डब्ल्यू माइनस का हो जाएगा, डी यू को लेके जाऊंगा तो डी यू माइनस का हो जाएगा। आया समझ में? डी क्यू जीरो हो गया क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो अब ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि अगर माइनस का कार्य, देखो कल ही पढ़ा था मैंने, कल ही बताया था, माइनस का कार्य, अगर निकाय पर माइनस का कार्य, माइनस का कार्य कब होता है, जब हम कार्य करते हैं, जब निकाय पर हम कार्य करेंगे। मतलब मान लो मैं बल लगा के इस पिस्टन को नीचे दबा रहा हूं, पिस्टन को नीचे खिसका रहा हूं, तब निकाय की आंतरिक ऊर्जा प्लस की होगी। आंतरिक ऊर्जा प्लस की मतलब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा रिजल्ट देखो क्या बोल रहा है, कार्य कैसा, प्लस का। अगर कार्य प्लस का, इसका मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है। खुद कार्य कैसे कर रहा है, मतलब गैस जो है पिस्टन पर बल लगा रही है, पिस्टन को ऊपर खिसका रही है गैस। ठीक है, पिस्टन को ऊपर खिसका रही है, गैस कार्य कर रही है, निकाय कार्य कर रहा है। जब निकाय कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा किसकी हो गई, माइनस की। आंतरिक ऊर्जा किसकी हो गई स्टूडेंट्स, माइनस की, यानी आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। तो रुद्धोष्म प्रोसेस में क्या होता है, जब निकाय पर हम कार्य करते हैं तो निकाय की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। जब निकाय खुद कार्य करता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। ये जो मैंने बातें लिखी है, बोल रहा हूं, या आप लोगों को लिखनी है स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है ये। मैं जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूं आप लोगों को लिखने हैं। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग लिख लेना, भूल जाओगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अपन एमसीक्यू इसकी एक सीरीज करने वाले हैं, कोई आप लोगों को उसमें समस्या नहीं आएगी। तो ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि यदि रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, कमी होती है, समान रहती है, या जो है अत्यधिक वृद्धि होती है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा चौथा ऑप्शन और देगा। आया समझ में? तो आप लोगों के पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया, कार्य हो गया रुद्धोष्म प्रक्रम में। ये रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, प्रक्रम कंप्लीट हो गए, कार्य हो गया। ठीक है, अब हमें जो इसमें नेक्स्ट पढ़ना है, देखो आप लोग इसको लिख लो एक बार, क्या है, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ये प्रक्रम का ये यहां तक तो पोर्शन कंप्लीट हो गया है अपना। अब देखो मैंने इसमें कहा था कि गामा क्या है, गामा की बात करते हैं। तो देखो एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा। क्या पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा, या जिसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। एक शब्द होता है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं, कई बार इसको हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं, ऊष्मा धारिता भी बोल देते हैं। तो आप लोग ऊष्मा धारिता समझ लो, हीट कैपेसिटी मान लो, या स्पेसिफिक हीट मान लो। ये एक तो है सिंपल स्पेसिफिक हीट है और एक मोलर स्पेसिफिक हीट है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, होती क्या है, ये थोड़ी सी परिभाषा है, लिख के रखनी है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो मान लो अपने पास एक गैस है। ठीक है, एक पात्र है अपने पास,
ऐसे मान लो वही निकाय ले लेते अपन, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, कितने, इसमें m, गैस का मास जो है वो m है। अगर मोल्स देखें तो इसमें मोल्स कितने हैं, n मोल्स गैस है, ठीक है, n मोल गैस है। या मास में देखो, द्रव्यमान देखो तो गैस का द्रव्यमान कितना है, m है। अब क्या है, मान लो इस गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है एग्जाम्पल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस। क्या है बताओ, 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अगर मुझे इसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, 27 से मुझे क्या करना है, 26 डिग्री सेल्सियस करना है, या बढ़ा के मुझे कितना करना है, 28 डिग्री सेल्सियस करना है। आया समझ में। एक गैस ली अपन ने, n मोल गैस ली है जिसका मास कितना हो रहा है, m हो रहा है। इस गैस का, इसके अंदर जो भी गैस है, गैस के अणु होंगे इसके अंदर, ये जो भी इसके अंदर गैस है उस गैस का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, या तो 1 डिग्री कम करना है हमें, या 1 डिग्री बढ़ाना है। आया समझ में। तो बताओ मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऊष्मा ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस घटा रहे हैं तो ऊष्मा ऊर्जा इसमें से निकालनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया होगा। अब ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा की मात्रा है, हीट की वो क्वांटिटी है जो 1 केजी गैस के टेम्परेचर में, किसमें, 1 केजी गैस के टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज के लिए जरूरी होती है, ठीक है। नहीं है समझ में, दोबारा समझो। मतलब विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा है जो 1 केजी पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री के बदलाव के लिए आवश्यक होती है। आ गया होगा समझ में। आप लोग यही लैंग्वेज में, सेम इसी लैंग्वेज में ये लाइन लिख लेना, आप लोगों को बहुत काम में आएगी, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या हो गई, विशिष्ट ऊष्मा जो है इसको S से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, S से। ये S होता क्या है, तो S बराबर होता है dq अपॉन m dt। ये इसका फॉर्मूला है, कभी जरूरत पड़े तो अपन इसको लिख लेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ध्यान रखना, 1 केजी पदार्थ के टेम्परेचर में 1 डिग्री को बदलने के लिए जो ऊष्मा ऊर्जा हमें जरूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है ये। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा में जो 1 केजी की बात कर रहे थे, 1 केजी की जगह 1 मोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 1 मोल की। कहने का मतलब 1 मोल, देखो ये मैं लिख देता हूं, आप लोग वैसे मुझे आलसी लग रहे हो, पता नहीं लिखोगे कि नहीं, मैं लिख देता हूं, जरूरी है ये वाली। 1 मोल पदार्थ, गैस की बात नहीं करेंगे, किसी भी पदार्थ के लिए बोल सकते हैं। 1 मोल पदार्थ के तापमान में एकांक, एकांक मतलब 1 डिग्री, एकांक परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है, क्या कहलाती है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसको जो है वो C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, C से, और इसका फॉर्मूला होता है dq अपॉन n dt। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें n मोलों की संख्या आएगी, इसमें m मास आएगा। तो दोनों परिभाषाएं लिखनी है, दोनों को इसी तरीके से समझना है। अब स्टूडेंट्स देखो, ये तो हो गई पदार्थ की बात, लेकिन अपन आदर्श गैस, गैसों की बात करें तो गैसों के लिए क्या होगा, गैसों के लिए जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है वो 2 प्रकार की होती है। गैसों के लिए ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक को अपन लिखते हैं Cp और एक को क्या लिखते हैं, Cv। C से तो डिनोट कर ही रहे हैं अपन, तो एक को तो क्या लिखते हैं Cp और एक को क्या लिखते हैं Cv। Cp का मतलब है स्थिर दाब पर, दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर यानी जब हम इसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए ऊष्मा ऊर्जा देंगे, उस समय यदि गैस का टेम्परेचर, गैस का जो प्रेशर है वो अपन ने कांस्टेंट रखा है, स्थिर रखा है, तो जो उस विशिष्ट ऊष्मा आएगी उसको क्या बोलेंगे, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा।
अगर मान लो हम इसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं टेम्परेचर बदलने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए, और उस दौरान हमने दाब को कांस्टेंट रखा, किसको, दाब को कांस्टेंट रखा, तो जो मोलर विशेष ऊष्मा आएगी वो क्या बोला जाएगा उसको, स्थिर दाब पर मोलर विशेष ऊष्मा। अगर मान लो हमने आयतन को कांस्टेंट रखा, किसको, वॉल्यूम को, आयतन को कांस्टेंट रखा, तो क्या बोला जाएगा, स्थिर, क्या बोलेंगे इसको, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्थिर आयतन पर मोलर विशेष ऊष्मा। आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? तो सीपी और सीवी ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। सीपी स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कब आई, जब गैस के दाब को कांस्टेंट रख के 1 डिग्री बदलने के लिए जो ऊष्मा ऊर्जा दी है उसको बोलेंगे। सीवी अगर हमने इसके आयतन को, इसको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, फिर इसको ऊष्मा ऊर्जा दी है 1 डिग्री बदलने के लिए, तो जो विशिष्ट ऊष्मा आएगी उसको क्या बोलेंगे है, सीवी, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ये तो हो गई 2 ऊष्माएं, याद रखनी है आप लोगों को। स्टूडेंट्स इनके बीच में संबंध भी होता है, सीपी और सीवी को अगर माइनस किया जाए, ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते हैं। सीपी और सीवी का डिफरेंस जो होता है वो आर के बराबर होता है। ठीक है, आर आप लोगों को पता है, गैस कांस्टेंट, अभी अपन ने देखा था 8.314, तो सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो आर के बराबर होता है, और ये जो संबंध है इसको कहा जाता है मेयर संबंध। क्या बोलते हैं इसको, मेयर संबंध बोलते हैं, मेयर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, या मेयर फॉर्मूला बोला जाता है इसको। ठीक है, सीपी और सीवी हो गया। अच्छा, अभी इसमें यह भी ध्यान रखना कि सीपी और सीवी है क्या, इसके मान निकालने तो कैसे निकालेंगे, सीपी का मान आप लोग निकालोगे कैसे स्टूडेंट्स, सीपी का मान निकालोगे गामा आर अपॉन गामा -1। क्या लिखोगे, गामा आर अपॉन गामा -1। ठीक है ना, सीपी हो गया। अगर सीवी देखना है तो सीवी क्या हो जाएगा, आर अपॉन गामा -1। अब ये गामा क्या है, पहले भी आया था अभी भी आया है, होता क्या है ये गामा, तो ये गामा जो है वो एक कांस्टेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। ये गामा है किसके बराबर है, ये सीपी और सीवी का रेशियो होता है। गामा जो है कांस्टेंट है एक, जो सीपी और सीवी का क्या होता है, रेशियो होता है। या फिर आप लोग गामा को कैसे ज्ञात कर सकते हो, ये ज्ञात कर सकते हो 1+2/f से। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आप लोग जो है पूरे ध्यान से समझते जाओगे। बहुत ऐसे मान लो कि जो ऊष्मा गतिकी है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं आज अपन, ध्यान से समझते जाना। सीपी सीवी, सीपी माइनस सीवी, आर होता है गैस कांस्टेंट, मेयर संबंध बोलते हैं। सीपी का मान कैसे निकालेंगे, गामा आर बटे गामा -1 से। सीवी का मान कैसे निकालेंगे, आर अपॉन गामा -1 से। यहां पर गामा होता क्या है, गामा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जो किसको डिनोट करता है, सीपी और सीवी के अनुपात को दर्शाता है, उसको डिनोट करता है। गामा का एक सूत्र और भी होता है 1+2/f। अब बताओ ये f क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये f क्या आ गया, ये किसको दर्शा रहा है, तो f है स्टूडेंट्स, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, क्या याद रखोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, या हिंदी में बोले तो स्वतंत्रता की कोटि बोल सकते हैं इसको, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, किसकी स्वतंत्रता की कोटि वो अभी बात करते हैं। तो ध्यान रखना f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि है, किसकी, गैस के अणुओं की, किसकी, गैस के अणुओं की। गैस के अणुओं की कौन सी स्वतंत्रता की कोटि आ गई, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, स्वतंत्रता की कोटि का मतलब है कि गैस कितने विमाओं में स्वतंत्रता से गति कर सकता है। कोई गैस का अणु अगर गति करे तो स्वतंत्रता से वो कितने विमाओं में गति कर सकता है, कितने डायमेंशंस में गति कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि F। और ये बहुत आसान है निकालना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं समझाता हूं, जैसे मान लो कोई गैस है और उस गैस में एक ही परमाणु है। ठीक है, कोई गैस है और गैस में क्या है, एक ही परमाणु है। ठीक है, एक ही परमाणु की गैस है कोई, तो ये अणु कहां कहां गति कर सकता है, तो ये x अक्ष में गति कर सकता है, y अक्ष में गति कर सकता है,
जेड एक्स में गति कर सकता है, यानी तीनों अक्षों के अनुदिश गति कर सकता है। एक्स डायरेक्शन में गति कर सकता है, वाई डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र है, जेड डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तीन डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस गैस की स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी? 3 रहेगी। यानी अगर कोई भी गैस के एक अणु में केवल एक ही परमाणु हो, कोई भी गैस के एक अणु में केवल एक ही परमाणु हो, तो ऐसी गैस के लिए F का मान कितना होता है? 3 होता है। देखो और समझाता हूं। जैसे मान लो, एक और ले लो, मान लो कोई गैस है जिसके एक अणु में 2 परमाणु है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो H2 गैस है, ठीक है, H2 गैस है। H2 गैस में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, जो किसी बंध से बंधे हुए हैं। आया समझ में? अगर ऐसा एक ही परमाणु हो तो ये वाला नियम लग जाएगा, F का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब बताओ इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे मान लो, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, कि मान लो ये एक H2 गैस का अणु है, एक परमाणु यहां पर है, एक परमाणु यहां पर है, ये बीच में, इनके बीच में कोई बंध है जिससे बंधा हुआ है। अब ये कैसे गति कर सकता है? तो ये x अक्ष में गति कर सकता है, ऐसे कैसे y अक्ष में गति कर सकता है, z अक्ष में गति कर सकता है, ठीक है ना। 3 अक्षों पर तो गति ये होगी। ये y अक्ष की ओर जब गति करेगा तो ऐसे रोटेट करता हुआ गति कर सकता है। आया समझ में? यानी y अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है? y अक्ष पर क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। तो एक घूर्णन की स्वतंत्रता होगी इसकी। अगर मान लो ये z में गति करे तो z में ऐसे घूर्णन करते हुए गति कर सकता है, ठीक है। z में घूर्णन गति करते हुए गति करेगा तो z अक्ष की हो जाएगी एक। लेकिन जो x अक्ष है उस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x अक्ष पर ऐसे घूर्णन करते हुए गति करेगा इस तरीके से। तो एक तरीके से बिंदु होते हैं ये, तो बिंदु में यहां पर इनका घूर्णन नगण्य माना जाएगा, खुद के अक्ष पर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसकी दो तो घूर्णन की स्वतंत्रता हो गई, 3 अक्षों के सापेक्ष रेखीय गति की स्वतंत्रता हो गई। इसलिए अगर किसी गैस में, यदि किसी गैस में 2 परमाणु है तो F का मान कितना होगा? 5 होगा। स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 5 है। अगर एक परमाणु गैस है, F का मान 3। 2 परमाणु की कोई गैस है जिसके एक अणु में 2 परमाणु हो, F का मान 5। 3 परमाणु है, F का मान 7। आया समझ इसमें? तो इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं आएगी। अब बताओ, अगर आप लोगों को कह दे कि हाइड्रोजन गैस के लिए गामा का मान निकालो, किसके लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए, तो बताओ आसानी से निकाल सकते हो। गामा का मान कैसे निकालोगे? यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 और 2 7, 7/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है ना इसमें? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोग आसानी से F को ध्यान में रखते हुए गामा का मान निकाल लोगे। अगर गामा निकल जाएगा तो बताओ CP/CV निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ये हमें काम में आएंगे, आप लोगों को यहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये CP और CV में संबंध हो गया, मोलर विशिष्ट ऊष्मा हो गया। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष लिख के रखना है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन इस पर जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले काम के हैं, आप लोगों को लिख के रखने हैं। स्वतंत्रता की कोटि कैसे निकालते हैं? वो स्वतंत्रता की कोटि ध्यान रखना, एक परमाणु गैस के लिए 3, 2 परमाणु की कोई गैस है तो उसके लिए 5, और अगर किसी गैस के अणु में 3 परमाणु है तो F का मान आप लोग कितना मानोगे? 7 मानोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 7 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज हमने पढ़ लिया है, थोड़ा टॉपिक रह गया है इसका, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे और जो टॉपिक है वो भी अपन देख लेंगे साथ साथ ही, क्योंकि उसमें केवल फॉर्मूले हैं। टॉपिक कौन सा रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऊष्मा इंजन रहा है, रेफ्रिजरेटर रहा है। बस एक टॉपिक रहा है इसमें, ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर, जिसमें सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वो इसकी एफिशिएंसी पर आते हैं, दक्षता पर आते हैं, कार्य गुणांक पर आते हैं, वो अपन आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आज की क्लास थी। मैंने आप लोगों को जो भी थर्मोडायनेमिक्स है उसको एकदम सिंपल तरीके से शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसको पूरा नोट्स बना के पढ़ लोगे इन दोनों क्लासों को, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। थर्मोडायनामिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस केवल इसी में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछे जाते हैं।
अब वो क्वेश्चन कैसे घुमाए जाएंगे तो अपन इसकी एक क्लास और कर लेंगे जिसमें एमसीक्यू हल कर लेंगे अपन, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।